अध्याय 28 प्रायद्वीप में नए राज्यों के गठन और ग्राम विस्तार। नई अवस्था। लगभग 300 ईस्वी से 750 ईस्वी तक का काल विंध्य से दक्षिण के प्रदेशों में द्वितीय ऐतिहासिक चरण कहा जा सकता है। इस काल में प्रथम ऐतिहासिक चरण लगभग ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी तक वाली प्रक्रियाएं चलती रही, किंतु कुछ ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं जो प्रथम ऐतिहासिक चरण में कम महत्व के थे। प्रथम चरण में हम दक्कन पर सातवाहनों के तथा तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों पर तमिल राज्यों के बढ़ते हुए प्रभुत्व पाते हैं। उस काल में उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोदावरी महानदी दोआब के शासक अपने क्षेत्रों से बाहर राजनीतिक सत्ता का दावा करते थे। उनके अपने राज्य नहीं थे। अब इन क्षेत्रों में तथा विदर्भ में भी 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के बीच लगभग आधा दर्जन राज्य उदित हुए, जिनका पता हमें अनुदान पत्रों से चला है। कालक्रमेण 7वीं सदी के आरंभ तक कांची के पल्लव, बादामी के चालुक्य और मदुरई के पांड्य ये तीनों प्रमुख राज्यों के रूप में उदित हुए। प्रथम ऐतिहासिक चरण में विविध शिल्पों का उद्भव हुआ, आंतरिक और विदेशी व्यापार बढ़ा, सिक्कों का व्यापक प्रचलन हुआ और नगरों का बड़ी संख्या में उदय हुआ। द्वितीय चरण में आकर व्यापार, नगर और सिक्के तीनों का ह्रास प्रतीत होता है। ब्राह्मणों के लिए कर मुक्त भूमि का अनुदान भारी संख्या में दिखाई देता है, जो इस चरण का प्रमुख लक्षण है। भूमि अनुदानों से सिद्ध होता है कि अनेक नए नए क्षेत्र खेती में और लोगों को बसाने में लगाए गए। अतः इस काल में कृषि अर्थव्यवस्था का भारी विस्तार हुआ। इस चरण में हम ब्राह्मण धर्म की जय यात्रा भी देखते हैं। प्रथम चरण में हमें आंध्र और महाराष्ट्र दोनों प्रदेशों में बड़े बड़े बौद्ध स्मारक मिलते हैं। कोई गुहा अभिलेख शायद इस बात का संकेत देते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में फैले थे, लेकिन अब जैन धर्म सिमटकर कर्नाटक में ही रह गया। सामान्यतः सारे प्रायद्वीप में राजाओं द्वारा किए गए वैदिक यज्ञों के उदाहरण भारी संख्या में हम पाते हैं। इस अवस्था में तमिलनाडु में पल्लवों और कर्नाटक में बादामी के चालुक्यों के शासन में शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण भी आरंभ हुआ। द्वितीय चरण में प्रवेश करते ही दक्षिण भारत महापाषाणों का क्षेत्र नहीं रह गया और इस चरण का अंत आते आते हमें ऐसी गतिविधि दिखाई देने लगती है जिसने इसे मंदिरों का क्षेत्र बना दिया। शासक वर्ग और साक्षर वर्ग की भाषा में परिवर्तन आया। अगर आंध्र और कर्नाटक में पाए गए अशोक के अभिलेख छोड़ भी दिए जाएं, तो ईसा पूर्व 2री सदी और ईसा की 3री सदी के बीच के लगभग सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं। तमिलनाडु में मिले ब्राह्मी अभिलेख में भी प्राकृत के शब्द हैं, किंतु लगभग 400 ईस्वी से इस प्रायद्वीप में संस्कृत राजभाषा हो गई और अधिकांश शासन पत्र यानी सनद संस्कृत में ही मिलते हैं। दक्कन और दक्षिण भारत के राज्य। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ यानी बेरार में सातवाहनों के स्थान पर स्थानीय शासक वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। वाकाटकों ने, जो स्वयं ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को खूब भूमि अनुदान दिए। इन अनुदानों के प्रमाण उनके द्वारा जारी किए गए अनेक ताम्रपत्रों में मिलते हैं। इन्हीं ताम्रपत्रों से वाकाटक प्रकाश में आए। वे ब्राह्मण धर्म के महान पक्षधर थे। उन्होंने अनेकों वैदिक यज्ञ किए। उनका राजनीतिक इतिहास जितना दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उससे अधिक उत्तर भारत के लिए है। यह बताया जा चुका है कि कैसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राज परिवार में कराया और उस राजघराने की सहायता से ईसा की 4ठी सदी के अंतिम चरण में एक शक क्षत्रपों से गुजरात और उससे संलग्न पश्चिमी भारत के हिस्से जीत लिए। सांस्कृतिक दृष्टि से वाकाटक राज्य ने ब्राह्मण धर्म के आदर्शों
और सामाजिक संस्थाओं को दक्षिण की ओर बढ़ाने में सेतु का काम किया। वाकाटकों के बाद चालुक्यों का प्रभाव बढ़ा। उन्होंने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्ष दक्कन और दक्षिण भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उसके बाद उन्हीं के सामंत राष्ट्रकूटों ने उन्हें अपदस्थ कर डाला। चालुक्य लोग अपने को ब्रह्मा, मनु या चंद्र के वंशज मानते हैं। उन्हें इस बात का गर्व था कि उन्हीं के पूर्वजों ने अयोध्या में राज किया, परंतु इसका उद्देश्य सिर्फ वैधता और प्रतिष्ठा अर्जित करना था। वास्तव में प्रतीत होता है कि वे किसी स्थानीय कन्नड़ जाति के थे, जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से क्षत्रियों की पंक्ति में बैठा दिए गए थे। चालुक्यों ने 6ठी सदी के आरंभ में पश्चिमी दक्कन में अपना राज्य कायम किया। अपनी राजधानी उन्होंने वातापी यानी आधुनिक बादामी में बनाई, जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। बाद में वे कई स्वतंत्र राजघरानों में बट गए, परंतु उनका मुख्य घराना वातापी में 200 वर्षों तक राज करता रहा। इस काल में दक्षिण में कोई भी अन्य शक्ति इतनी बड़ी नहीं हुई जितना बादामी का चालुक्य राज्य। इसके बाद उत्तर मध्यकाल में विजयनगर का राज्य ही उतने महत्व का निकला। प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में सातवाहनों के अवशेष पर कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में इक्ष्वाकुओं का उदय हुआ। लगता है कि वे कोई स्थानीय जनजाति थे और अपने वंश की प्राचीनता दिखाने के लिए उन्होंने अपने वंश का नामकरण इक्ष्वाकु कर लिया। वे नागार्जुन कोंड और धरनी कोटा में अनेक स्मारक छोड़ गए। उन्होंने कृष्णा गुंटूर क्षेत्र में भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। वहां उनकी अनेक ताम्रपत्र सनदें पाई गई। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पर पल्लव आए। पल्लव शब्द का अर्थ है लता, और यह शब्द टोंडाई का रूपांतरण है, जो लता का ही वाचक है। संभवतः पल्लवों की स्थानीय जनजाति थी जिसने टोंडाई नाडु यानी लताओं के देश में अपनी सत्ता स्थापित की, लेकिन उन्हें पूरा सभ्य और ग्राह्य बनने में कुछ समय लगा, क्योंकि तमिल भाषा में पल्लव शब्द का अर्थ होता है डाकू। पल्लवों का अधिकार दक्षिणी आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु दोनों पर था। उन्होंने अपनी राजधानी कांची, जो कि आधुनिक कांचीपुरम है, इसमें बनाई। उन दिनों मंदिरों और वैदिक विद्या का केंद्र बन गया था। पल्लव वंशियों का आरंभ में कदंबों के साथ संघर्ष हुआ। कदंबों ने 4ठी सदी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता कायम की। वे ब्राह्मण होने का दावा करते थे। उन्होंने अपने बांधवों को उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। कदंब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की। कहा जाता है कि वह पढ़ने के लिए कांची आया, पर उसे अपमानित कर वहां से निकाल दिया गया। इस अपमान से दुखी होकर कदंबों की सरदार ने जंगल में अपना शिविर बनाया और संभवतः जंगली जनजातियों की सहायता से पल्लवों को हराया। अंततः पल्लवों ने हार का बदला लिया, परंतु फिर भी मयूर शर्मन को औपचारिक रूप से राज चिन्ह देकर उन्होंने कदंबों की राजसत्ता को मान्यता दे दी। कहा जाता है कि मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को असंख्य गांव दान में दिए। कदंबों ने अपनी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केंद्रा जिले में वैजयंती या बनवासी में बनाई। पल्लवों के दूसरे बड़े समसामयिक गंग थे। उन्होंने 4ठी सदी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन कायम किया। उनका राज्य पूरब में पल्लवों के राज्य और पश्चिम में कदंबों के राज्य के बीच में था। वे पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते हैं, क्योंकि पूर्वी गंग इनसे भिन्न थे और 5वीं सदी से कलिंग में शासन करते थे। अधिकांश समय तक पश्चिमी गंग पल्लवों के सामंत रहे। उनकी सबसे पहले की राजधानी कोलार में थी, जहां सोने की खान होने के कारण इस राजवंश का उत्थान आसान हुआ होगा। पश्चिमी गंग राजाओं ने भूमि अनुदान अधिकतर जैनों को दिया।
कदम्ब राजाओं ने भी जैनों को दान दिया। उन्हें महायान संप्रदाय की ओर अधिक बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। बहुत सारे यद्यपि नालंदा के सभी टीलों की खुदाई नहीं हुई, तथापि जो भी खुदाई हुई उससे इमारतों का शानदार समूह प्रकाश में आया। से कुछ इन इमारतों का निर्माण और नवीकरण पर ईसा की 5वीं सदी से लेकर 700 वर्षों तक होता रहा। खुदाई में जितने भवन निकले उनमें 10,000 भिक्षुओं के रहने लायक ब्राह्मणों को जगह गई है। वे राज्य को मिलने वाले सभी करों से और बेगार यानी श्रम कर से नालंदा आया। उसके अनुसार वहाँ केवल 3,000 भिक्षु रहते थे। दानग्राही तर्कसंगत है, क्योंकि यदि सारे टीलों की खुदाई हो जाए तब भी इमारतों में इतनी जगह नहीं होगी कि 10,000 भिक्षु रह ब्राह्मणों को दी जाने वाली के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का भरण पोषण 18 तक 100 गांवों के राजस्व में होता था। चुकाए बिना इत सिंह ने इस संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया। इस प्रकार हर्षवर्धन के काल में नालंदा में विशाल बौद्ध विहार था। हर्ष की धार्मिक नीति सहनशील थी। वह आरंभिक जीवन में शैव था, पर धीरे धीरे बौद्ध धर्म का महान संपोषक हो गया। निष्ठावान बौद्ध की हैसियत से उसने महायान के सिद्धांतों के प्रचार के लिए कन्नौज में विशाल सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में न केवल चीन यात्री हुआनसांग और कामरूप के राजा भास्कर वर्मन पधारे, बल्कि पुरोहित वर्ग 20 देशों के राजा और विभिन्न संप्रदायों के कई हजार पुरोहित भी जमा हुए। ब्राह्मण किसानों के 2 बड़े-बड़े घर बनाए गए, जहाँ प्रत्येक में 1,000 लोग टिक सकते थे। सबसे बड़ा निर्माण था एक विशाल मीनार का, जिसके बीच में बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा की ऊंचाई उतनी ही थी जितनी हर्ष की अपनी। हर्ष ने इस प्रतिमा की पूजा की और सार्वजनिक भोज दिया। यद्यपि सम्मेलन में शास्त्रार्थ का आरंभ हुआनसांग ने किया। उसने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के सद्गुणों का बखान किया। इस विषय में श्रोताओं का आह्वान किया कि जो चाहे उसके तर्कों का खंडन करे। और पांड्य राज्य के पतन के बाद खंडन करने को खड़ा नहीं हुआ। तब उसके सैद्धांतिक प्रतिद्वंदियों ने उसे जान से मार देने की साजिश की। इस पर हर्ष ने चेतावनी दी कि जो कोई हुआनसांग को छुएगा उसका सर काट लिया जाएगा। अचानक इस महास्तंभ मीनार में आग लग गई और हर्ष पर घातक हमला किया गया। तब हर्ष ने 500 ब्राह्मणों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें निर्वासित कर दिया। कुछ ब्राह्मणों को मौत की भी सजा मिली। इससे प्रकट होता है कि वह धर्म के विषय में उतना सहनशील नहीं था जितना उसे बताया जाता है कि कलभ हर्ष ने कन्नौज के बाद प्रयाग में महासम्मेलन बुलाया। इसमें उसके सभी सामंत मंत्री उच्च दरबारी आदि उपस्थित हुए थे। व्यापक हो गया था अवसर पर भी बुद्ध की प्रतिमा का पूजन बादामी के हुआनसांग ने प्रवचन किया। प्रयास से हर्ष ने बड़े-बड़े दान किए और अपने शरीर के वस्त्रों को छोड़ सभी वस्तुओं का दान कर दिया। राजाओं को बंधर्ष की भूरी प्रशंसा करता है। यही राजा उसके प्रति दयावान, शिष्ट और कृपालु धारण कर लिया। तभी चीनी तीर्थयात्री देश के साम्राज्य के विभिन्न भागों का भ्रमण कर सका। अनुदान में दी गई भूमि पर अपने आश्रयदाता के अधिकार आरंभिक जीवन का चाटुकारिता पूर्ण चित्रण हर्ष चरित नामक पुस्तक में किया। अर्थ यह है गहन अलंकारिक शैली परवर्ती लेखकों के लिए अनुकरणीय हो गई और राजनीतिज्ञों के संपोषक के रूप में ही नहीं था। 3 नाटक कलम प्रियदर्शिका रत्नावली पता चलता है नागनंद के रचयिता के रूप में भी याद किया जाता है। के बीच बाण ने हर्ष को कुछ भूमिदान कवित्व प्रतिभा के राजाओं ने दिए थे और बाद के कुछ लेखकों ने ग्रंथों में उसे साहित्यकार सम्राट कहा है। परंतु मध्यकाल के कई लेखकों ने इस बात का खंडन किया है कि ये तीनों नाटक हर्ष ने लिखे। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से तीनों नाटक विस्तार को हो सकता है कि हर्ष ने स्वयं भी संभवतः कुछ रचना की दक्षिण के कुछ। परंतु कहावत है कि राजे केवल नीम हकीम साहित्यकार होते हैं। वास्तव में प्राचीन भारत में और मध्यकालीन भारत में भी हम पाते हैं कि राजा में काव्य कौशल सहित हर प्रकार के गुण आरोपित कर दिए जाते हैं ताकि उसकी ख्याति बढ़े। राजनीतिक इतिहास का जो समुद्रगुप्त के समय से ही दिखाई देती है, धीरे-धीरे सामान्य प्रथा बादामी के और हर्ष के समय में के बीच वह प्रथा प्रभु सत्ता को लेकर प्रतिष्ठित हो गई। कहना न होगा कि तीसरे दल के रूप में शत्रु की और प्रजा की नजर में राजा को मजबूत स्थिति में दिखाना और उनका राज्य तमिलनाडु और तिरुनेलवेली जिले में था। यद्यपि पल्लव और चालुक्य दोनों ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे और दोनों ने वैदिक यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनुदान दिया, तथापि दोनों के बीच लूटपाट, प्रतिष्ठा और क्षेत्रीय संसाधनों को लेकर झगड़े हुए। दोनों ने कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब पर प्रभुत्व जमाने की चेष्टा की। उत्तर मध्यकाल में यह दोआब विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच झगड़े का कारण बन गया।
बार बार पल्लव राजाओं ने तुंगभद्रा नदी पार करने की कोशिश की, जो नदी अनेक राज्यों और सुदूर दक्षिण के बीच प्राकृतिक ऐतिहासिक सीमा थी। यह संघर्ष उतार चढ़ाव के साथ लंबी अवधि तक चला रहा। इस लंबे संघर्ष के क्रम में पहली महत्वपूर्ण घटना परम प्रसिद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 ईस्वी के शासनकाल में घटी। उसके बारे में जानकारी उसके ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसमें उसके दरबारी कवि रविकीर्ति द्वारा रचित उसकी प्रशस्ति गुण वर्णन उत्कीर्ण है। यह प्रशस्ति उस काल की काव्य कला का उत्कृष्ट नमूना है और अतिरंजनों के बावजूद पुलकेशिन की जीवनी जानने का मूल्यवान स्रोत है। अभिलेख बतलाता है कि उसने कदंबों की राजधानी बनवासी को अपने अधीन कर लिया और कर्नाटक के गंगवंशियों को अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करने पर मजबूर किया। उसने नर्मदा के किनारे हर्ष की सेना को हराकर उसे दक्कन की ओर बढ़ने से रोक दिया। पल्लवों के साथ लड़ते लड़ते वह पल्लव राजधानी के पास तक पहुंच गया, परंतु पल्लवों ने पुलकेशिन द्वितीय को अपना उत्तरी प्रांत देकर उसके साथ संधि कर ली। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 ईस्वी के आसपास कृष्णा और गोदावरी का दोआब पल्लवों से छीन लिया। यह दोआब वेंगी प्रांत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर मुख्य राजवंश की एक शाखा स्थापित की गई, जो वेंगी का पूर्वी चालुक्य राजवंश कहलाने लगी। परंतु पल्लवों के राज्य पर पुलकेशिन का दूसरा हमला विफल रहा और पल्लव राजा नरसिंह वर्मन 630 से 668 ईस्वी ने चालुक्य राजधानी वाताबी पर लगभग 642 ईस्वी में कब्जा कर लिया। उस समय पल्लवों से युद्ध करते हुए पुलकेशिन द्वितीय शायद मारा गया। नरसिंह वर्मन ने वातापी कोंड अर्थात वातापी विजेता की उपाधि धारण की। कहा जाता है कि उसने चोलों, चेरों, पांड्यों और कलभ्रों को भी पराजित किया। 7वीं सदी के अंतिम भाग में यह संघर्ष कम गया, लेकिन 8वीं सदी के पूर्वार्ध में फिर जाग उठा। कहा जाता है कि चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय 733 से 45 ईस्वी ने कांची को 3 बार रौंदा। उसने 740 ईस्वी में पल्लवों को पूरी तरह पराजित कर दिया। उसकी विजय ने सुदूर दक्षिण में पल्लवों के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। यद्यपि वह राजवंश के उसके बाद भी 100 वर्ष तक चलता रहा, लेकिन चालुक्य राजा पल्लवों पर अपनी विजय का फल अधिक दिनों तक भोग नहीं पाए, क्योंकि 757 ईस्वी में राष्ट्रकूटों ने उनके प्रभुत्व का अंत कर दिया। मंदिर। यज्ञानुष्ठानों के अलावा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा लोकप्रिय होती गई। विष्णु और शिव की पूजा प्रमुख बन गई। 7वीं सदी से अलवार संतों ने वैष्णव संप्रदाय को फैलाया और नायनार संतों ने शैव संप्रदाय को। दक्षिण भारत के लोगों को धार्मिक जीवन में भक्ति मार्ग प्रधान बन गया तथा अलवारों और नयनारों ने इस मार्ग को फैलाने में बड़ा योगदान किया। पल्लव राजाओं ने 7वीं और 8वीं सदियों में अपने आराध्य देवताओं की प्रतिमा स्थापित करने के लिए बहुत सारे प्रस्तर मंदिर बनवाए। इनमें सबसे प्रसिद्ध है रथ के रूप में 7 मंदिर, जो चेन्नई से 65 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम में पाए गए। इनका निर्माण 7वीं सदी में नरसिंह वर्मन ने कराया था, जिसने प्रसिद्ध बंदरगाह शहर महाबलीपुरम या मामल्लपुरम की स्थापना की। यह नगर अपने तट मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है, जो किसी चट्टान को काटकर नहीं बल्कि स्वतंत्र संरचना के रूप में खड़ा किया गया। इसके अतिरिक्त पल्लव राजाओं ने अपनी राजधानी कांची में भी ऐसे कई मंदिरों का निर्माण किया। 8वीं सदी में बना कैलाशनाथ मंदिर इसका अच्छा उदाहरण है। बादामी के चालुक्य राजाओं ने भी 610 ईस्वी और उसके बाद ऐहोल में अनेक मंदिर बनवाए। ऐहोल में तो मंदिरों की संख्या 70 तक पहुंच गई। मंदिर निर्माण का काम बगल के बादामी और पट्टदकल नगरों में भी जारी रहा। पट्टदकल में 7वीं 8वीं सदियों में बने 10 मंदिर हैं। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है पापनाथ मंदिर लगभग 680 ईस्वी और विरूपाक्ष मंदिर लगभग 740 ईस्वी। पहला मंदिर लंबाई में 30 मीटर है, पर उसका बुर्ज उत्तर भारतीय शैली में बना है और वह बौना व नीचा है। दूसरा पूर्णतः दक्षिण की शैली में बना है
और उसका शिखर बहुत ही ऊंचा, आयताकार और मंजिलों वाला है। उसकी दीवारें रामायण के दृश्यों वाली सुंदर सुंदर मूर्तियों से सजी हैं। ये ज्ञात नहीं है कि उन आरंभकालिक मंदिरों का रखरखाव कैसे होता था। 8वीं सदी के बाद से मंदिरों को भूमि अनुदान देने की प्रथा दक्षिण भारत में जोर से चल पड़ी और प्रायः भूमिदान दीवारों पर अभिलिखित होने लगा। परंतु लगता है कि मंदिरों का निर्माण और रखरखाव राजा द्वारा प्रजा से वसूले गए करों से होता था। कर्नाटक में कुछ मंदिर जैन व्यापारियों ने चालुक्यों के शासनकाल में बनवाए। यद्यपि आम लोग धान और ताड़ी चढ़ाकर अपने ग्राम देवताओं की पूजा करते थे, तथापि वे समाज में प्रतिष्ठा पाने और धार्मिक तृष्णा बुझाने के लिए इन मंदिरों में भी चढ़ाते होंगे। किसानों पर कर भार। युद्ध के लिए, कला और साहित्य के विकास के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और प्रशासन तंत्र चलाने के लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता होती थी। कहना न होगा कि ये संसाधन किसानों को ही जुटाने पड़ते थे। कृषक समुदायों पर पड़े करभार का स्वरूप पल्लव राज्य में भी करीब करीब वैसा ही था जैसे वाकाटक राज्य में। भले ही वाकाटक राज्य विदर्भ और महाराष्ट्र में था, जबकि पल्लव राज्य दक्षिण आंध्र और उत्तर तमिलनाडु में। उपज के एक हिस्से के रूप में लिए जाने वाले भूमि कर के अतिरिक्त राजा अन्न और स्वर्ण के रूप में नजराना ले सकता था तथा गुड़, मदिरा जैसी वस्तु निकालने के लिए ताड़ आदि पेड़ों से रस निकलवा सकता था। बेशक गांव की सारी खाने और छिपे खजाने निखात निधि राजा के होते थे। इसके अलावा फूल और दूध तथा लकड़ी और घास मुफ्त देने के लिए गांव वाले बाध्य होते थे। उन्हें बोझा भी ढोना पड़ता था। राजा को विष्टि अर्थात बेगार यानी मुफ्त में खटाने का अधिकार था। जब कभी राजा के अधिकारी कर वसूल करने या अपराधियों को सजा देने के लिए गांव में पहुंचते थे या सेना गांव से होकर गुजरती थी, तब गांव वालों को बहुत कुछ करना पड़ता था। उन्हें गाड़ियों के लिए बैल, सोने के लिए खाट, रसोई बनाने के लिए ईंधन, चूल्हा और बर्तन तथा सेवा के लिए चाकर देने पड़ते थे। लगानों की इस पूरी सूची से प्रकट होता है कि राजा किसानों से उनके श्रम और उपज का बड़ा भाग लगान के तौर पर वसूल लेता था। इनमें से अधिकांश लगान 4वीं सदी से ब्राह्मणों को मुफ्त दी जाने वाली 18 प्रकार की छूटों में शामिल है। बाद में तो किसानों पर और भी कई तरह के लगान थोपे जाने लगे। ग्रामीण विस्तार। गांव के लोगों पर राजा द्वारा लगाए गए इतने सारे लगान बतलाते हैं कि किसानों में इनके चुकाने की क्षमता अवश्य रही होगी। यद्यपि कृषि उत्पादन में वृद्धि न होती, तब तक इनकी वसूली संभव न होती। इसी काल में हमें विंध्य पार क्षेत्रों में नए नए राज्य प्रकट हुए। प्रत्येक राज्य के अधीन कई सामंती राज्य थे, जो एक बड़े राज्य के तहत छोटे राज्य की तरह चलते थे। ऐसा हर राज्य को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, खुदसर हो या जागारदारी, अपनी सेना चाहिए, अपनी कर व्यवस्था चाहिए, अपना प्रशासन तंत्र चाहिए और काफ़ी संख्या में पुरोहित और अन्य समर्थक वर्ग चाहिए। इसके लिए हर राज्य को संसाधन की आवश्यकता थी, जो गांवों से ही प्राप्त हो सकता था। अतः ग्रामीण आबादी के विस्तार या मौजूदा गांवों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुए बिना नए नए राज्यों का उद्भव नहीं हो सकता था। लगता है कि जनजातीय क्षेत्रों में ब्राह्मणों को भूमि दी गई और जनजातीय किसानों ने पशुपालन की उपयोगिता और खेती के उन्नत तरीके उन ब्राह्मणों से सीखे। कुछ इलाकों में जनशक्ति की कमी थी। ऐसे क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को चलाते रहने के लिए कुछ बटाईदार और बुनकर भी ब्राह्मणों के हिस्से लगा दिए गए, जो एक प्रारंभिक पल्लव अनुदान पत्र से पता चलता है। इसीलिए खेती के नए तरीके फैलाने और ग्रामीण आबादी को बढ़ाने में ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदानों से बड़ा लाभ हुआ। इस काल में दक्षिण भारत में 3 प्रकार के गांव दिखाई देते हैं: उर, सभा और नगरम। उर गांव सबसे अधिक प्रचलित था। इनमें किसान लोग बसते थे और भूमि पर उनका शायद सामुदायिक स्वामित्व होता था। ऐसे गांव में ग्राम प्रधान का कर्तव्य था कि गांव वालों से कर की वसूली करके उनकी ओर से चुकाए। ऐसे गांव अधिकतर दक्षिणी तमिलनाडु में पाए जाते थे। सभा कोटि के गांव में ब्रह्मदेय अर्थात ब्राह्मणों को दिए गए गांव और अग्रहार पड़ते थे।
अग्रहार गांव में भूमि पर दानभोगी ब्राह्मणों का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था, पर उनके कामकाज सामूहिक होते थे। नगरम कोटी के गांव में व्यापारियों और वणिकों का मिला जुला वास होता था और उन्हीं का दबदबा चलता था। ऐसे गांव संभवतः इसलिए बसे क्योंकि व्यापार में गिरावट आई और वणिक लोग गांव की ओर चल पड़े। चालुक्य क्षेत्रों में गांव की कार्य व्यवस्था गांव के श्रेष्ठ जन करते थे, जो महाजन कहलाते थे। कुल मिलाकर 300 से 750 ईस्वी की अवधि में ग्रामीण विस्तार, ग्रामीण संगठन और भूमि के उपयोग की अच्छी झलक मिलती है। सामाजिक ढांचा। हम इस काल में विकसित सामाजिक ढांचे की स्थूल रूपरेखा प्रस्तुत कर सकते हैं। समाज पर राजाओं और पुरोहितों का दबदबा था। राजा लोग ब्राह्मण या क्षत्रिय होने का दावा करते थे, जबकि उनमें कई स्थानीय जातियों के सरदार थे जिन्हें ब्राह्मणों ने दान के बदले द्वितीय वर्ण का दर्जा दिया। पुरोहितों ने उन राजाओं की प्रतिष्ठाजनक वंशावलियां गढ़ी और उनका मूल प्राचीन सूर्य और चंद्र वंशों से जोड़ा। इस तरह नए शासकों ने प्रजा की नज़र में राजा के रूप में अपनी मान्यता और वैधता स्थापित की। पुरोहितों में अधिकांश ब्राह्मण ही थे, हालांकि जैन और बौद्ध भिक्षुओं को भी इसी में स्थान मिलना चाहिए। 300 से 750 ईस्वी की अवधि में पुरोहितों ने भूमिदान के बल पर अपना प्रभाव और प्रभुत्व जमाया। राजाओं और पुरोहितों के नीचे किसान आते थे, जो अनेक कृषक जातियों में बटे थे। इनमें अधिकांश जातियां वर्ण व्यवस्था में शूद्र मानी जाती थी। यदि किसान या शिल्पी लोग उत्पादन कर्म में, सेवा कर्म में या दायित्व निर्वाह में चूकते थे तो उन्हें धर्म अर्थात परंपरागत सामान्य नियम से बाह्य किया जाता था। ऐसी स्थिति को कलयुग कहा गया है। राजा का कर्तव्य होता था कि वह धर्म की रक्षा करे, अर्थात इस तरह की गड़बड़ी न होने दे और शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखे, जिससे राजाओं और पुरोहितों का कल्याण होता रहे। इसलिए वाकाटक, पल्लव, कदम्ब और पश्चिमी गंग राजाओं ने धर्म महाराज की उपाधि ग्रहण की। पल्लव राज्य के वास्तविक संस्थापक सिंहवर्मन के विषय में कहा गया है कि कलयुग के दुर्गुणों से ग्रस्त धर्म का उन्होंने उद्धार किया। स्पष्टतः इसका इशारा कलभ विद्रोह की ओर है, जिसने पारंपरिक समाज व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया।